नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में राष्ट्रकूट वंश का क्या संबंध था। तो राष्ट्रकूट जो थे मूलतः कलजुरी शासकों के सामंत थे, परंतु बाद में ये बादामी के चालुक्यों के प्रति समर्पित हो गए तथा बैतूल जिले के तिवार खेड़ प्रशस्ति से 4 राष्ट्रकूट नरेशों दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिक राज तथा नंदराज के नाम ज्ञात होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रकूट किसके सामंत थे। तो राष्ट्रकूट कलजुरी के सामंत थे। इन राजाओं ने बैतूल क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यह प्रशस्ति अचलपुर से 553 से 631 ईस्वी में जारी की गई थी। इसमें तिवारखेड़ और घुईखेट ग्रामों का भूमिदान किया गया था और द्वितीय प्रशस्ति जो थी 709 से 710 ईस्वी में प्राप्त की है। इसमें नंदराज के लिए युद्धसूर नाम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है युद्धसूर नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो नंदराज या नंदराज जो था ये किस वंश से संबंधित था। तो आपको बताना है नंदराज जो है वह राष्ट्रकूट से संबंधित था। फिर इन प्रशस्तियों की जो मुहर में गरुड़ की आकृति अंकित है और बादामी के जो चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय ने दुर्गराज को चालुक्य राज्य का प्रधान राष्ट्रकूट या फिर राज्यपाल नियुक्त किया था। तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है। तो चालुक्य वंश से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा चुका है। और उन्होंने किसे चालुक्य राज्य का प्रधान राष्ट्रकूट या राज्यपाल नियुक्त किया था। तो दुर्गराज को नियुक्त किया था। फिर नंदराज ने वंश के चिन्ह के रूप में गरुड़ का चयन किया था। लगभग इसी समय दक्षिण में मान्यखेत के राष्ट्रकूटों का गौरव पूर्णकाल दंतिदुर्ग की अधीनता से आरंभ हुआ। ठीक है, तो दंतिदुर्ग जो था 733 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा तथा चालुक्य शासक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, फिर दंतिदुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य मालवा और पूर्वी मध्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। तो दंतिदुर्ग के बारे में हमने देखा कि उसने मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद दंतिदुर्ग के पश्चात कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण प्रथम का संबंध किस वंश से है। तो राष्ट्रकूट वंश से। प्राचीन मध्य प्रदेश का मराठी भाग उसके अधिकार में आ गया था और कृष्ण प्रथम के पश्चात गोविंद द्वितीय गद्दी पर बैठा। गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव गद्दी पर बैठते हैं तथा उसने उज्जैन के प्रतिहार शासक वत्सराज को झांसी के निकट परास्त किया था। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वत्सराज किस वंश से संबंधित है। तो वत्सराज जो है प्रतिहार शासक हैं और उनको हराया था ध्रुव ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में उसके अनेक दानपत्र प्राप्त हुए हैं तथा भोपाल और झांसी के मध्य बुंदेलखंड में उसका संघर्ष प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि नागभट्ट द्वितीय का जो संघर्ष था किससे था। तो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से था। उसके पश्चात अमोघ वर्ष या सर्व नामक विद्वान गद्दी पर बैठा और अमोघ वर्ष ने मान्यखेत नगर बसाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। तो अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है और उन्होंने मान्यखेत नामक नगर की स्थापना की थी। और जो अमोघ वर्ष है उसने स्वयं कविराज मार्ग नामक ग्रंथ भी लिखा था। ठीक है, और जबलपुर जिले के कारी तलाई से कलचुरी संवत का खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें अमोघ वर्ष का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद अमोघ वर्ष के पश्चात उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय राजा बना और उसने त्रिपुरी के कलचुरी राजा कोकल देव की पुत्री से विवाह किया था। हमने पहले ही बताया। और कृष्ण द्वितीय का संघर्ष कन्नौज के प्रतिहार राजा मिहिर भोज से हुआ था। ठीक है, तो कृष्ण द्वितीय का संघर्ष मिहिर भोज से था। वहीं जो गोविंद तृतीय थे इनका संबंध प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय से था। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं जो गोविंद चतुर्थ राजा बनता है, जिसे उसके चाचा अमोघवर्ष तृतीय ने गद्दी से हटा दिया था। ठीक है। अमोघवर्ष तृतीय का जो विवाह था त्रिपुरी के कलचुरी नरेश युवराज की पुत्री कुंदका देवी से हुआ था। ठीक है। वहीं कृष्ण तृतीय ने संभवतः डाहाल प्रदेश पर आक्रमण कर कलचुरी नरेश लक्ष्मण राज तृतीय को पराजित किया था। ठीक, ये याद रखना है। कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया? तो कलचुरी नरेश लक्ष्मण राज तृतीय को पराजित किया था। और मध्य प्रदेश के इन अभियानों में राष्ट्रकूट, कृष्ण तृतीय और कलचुरी राजाओं के मध्य विवाद के पश्चात दोनों वंशों के मैत्रीपूर्ण संबंध समाप्त हो गए और अमोघवर्ष तृतीय के पश्चात कृष्ण तृतीय सत्तासीन हुआ। उसने अनेक युद्ध अभियान किए तथा कलचुरी शासक लक्ष्मण राज तृतीय को पराजित किया था, ये बता चुका हूँ पहले। फिर कृष्ण तृतीय के पश्चात उसका छोटा भाई खोतिग गद्दी पर बैठा, परंतु उसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों की सत्ता का आकर्षण प्रारंभ हो गया था। मालवा के परमार राजा सियक ने 971 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेत पर आक्रमण करके उसे लूट लिया था। वहीं खोतिक के पश्चात उसका जो भतीजा था कर्क द्वितीय, वो राजा बना और अयोग्यता का लाभ उठाकर चालुक्य सामंत तैलव द्वितीय ने उसे परास्त कर राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार राष्ट्रकूटों के लगभग 225 वर्षीय गौरवशाली शासन का अंत हो गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ राजाओं के नाम देखे, जैसे दंतीदुर्ग का नाम देखा, कृष्ण प्रथम का नाम देखा, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, ध्रुव, उसके बाद हमने अमोघवर्ष या सर्व का नाम देखा। ठीक है। फिर कृष्ण द्वितीय का नाम देखा, अमोघवर्ष तृतीय का नाम देखा, फिर कृष्ण तृतीय का नाम देखा। तो कुल मिलाकर इन राजाओं के नाम आपको याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कौन सा राजा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित नहीं था। ठीक है। तो ये आपने आज देखा राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ ही साथ अपना रिवीजन पीछे वाला करते रहिएगा। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।